नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी चैनल पर। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो क्लास में हमने देखा था प्री डिफाइंड डाटा टाइप के बारे में। दो प्री डिफाइंड डाटा टाइप को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और वो दोनों थे इंटीजर एंड कैरेक्टर। राइट, इंटीजर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर का यूज करके हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, जिसमें दशमलव नहीं होता, यानी जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर करते हैं और फिर उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, और कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था हमने कि कैरेक्टर डाटा टाइप ये भी प्रीडिफाइंड डाटा टाइप है और इसका यूज करके हम कोई भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, नॉट अ नेम, नॉट एनी वर्ड, सिंगल कैरेक्टर, एक अक्षर, जैसे पी स्टोर कर दिया, एस एम के पी, ऐसा कुछ। राइट, तो ये तो थे इंटीजर और कैरेक्टर डाटा टाइप। अगला प्री डिफाइंड डाटा टाइप है जिसे हमें आज डिस्कस करना है, दैट इज फ्लोट। फ्लोट का मेमोरी साइज की यदि हम बात करें तो इसका मेमोरी साइज होता है 4 बाइट्स। टर्बो सी कंपाइलर पर 4 बाइट इसका मेमोरी साइज होता है और इसका यूज किया जाता है न्यूमेरिक वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए, लेकिन फ्रैक्शनल न्यूमेरिक वैल्यूज, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसमें दशमलव भी उपस्थित होता है। यानी कि अगर लिखा हुआ है 25.275, अब यदि इस नंबर को हमें पूरा पूरा रखना है, अगर हम इंटीजर में रखते हैं इस नंबर को, तो ये हमें सिर्फ 25 देगा। मतलब इंटीजर केवल 25 स्टोर करेगा, एक्सेप्ट करेगा, 0.25 को छोड़ देगा। पर हमें ये पूरा नंबर चाहिए, इस पूरे नंबर को स्टोर करना है, देन वी हैव टू यूज फ्लोट। तब हम यूज करेंगे फ्लोट डाटा टाइप का। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा फ्लोट का मेमोरी साइज होता है 4 बाइट, एंड जब हम कोई भी डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर करते हैं फ्लोट डाटा टाइप में, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि फ्लोट वैल्यू में जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें दशमलव के बाद, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम 6 डिजिट ही एक्सेप्ट करेगा फ्लोट। राइट, 6 से अगर ज्यादा डिजिट्स हैं, सपोज यहां पर लिखा हुआ है 2924327 ऑलराइट, अब यहां पर कितने नंबर्स हो गए, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, तो यहां पर जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इसको ये इग्नोर कर देगा, मतलब केवल स्टार्टिंग के 6 डिजिट तक ये एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? फ्लोट में न्यूमेरिक वैल्यूज जो स्टोर की जाती हैं, यदि उसमें डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक एक्सेप्ट करेगा फ्लोट। अगर 6 डिजिट से अधिक है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 6 के बाद जितनी भी डिजिट एक्स्ट्रा होंगी उनको फ्लोट के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। क्लियर? देन नेक्स्ट जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप है और लास्ट प्री डिफाइंड डाटा टाइप है, दैट इज डबल। आई डबल के बारे में जानते हैं, काफी इंटरेस्टिंग डाटा टाइप होता है ये डबल। असल में डबल का यूज भी न्यूमेरिक वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब बहुत बड़ी वैल्यू हो, कोई बहुत बड़ी संख्या है, तब हम यूज करते हैं डबल का। ठीक है, असल में डबल जो डाटा टाइप है वो किसी भी बहुत बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंशियल समझ रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं घातांकी। किसी भी संख्या को घातांकी के रूप में कैसे लिखते हैं, अगर ये आप जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि डबल किस तरह से किसी संख्या को दिखाएगा, दर्शाएगा। देखिए, बहुत आसान होता है। आप मैथ्स के स्टूडेंट को जानते होंगे, जो नहीं है मैथ्स के स्टूडेंट वो भी 3 चुटकी, ठीक है, मतलब चुटकियों में सीख सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने संख्या लिखा है यहां पर 25,340, या इसको 48 कर देते हैं, 25,348, 25,348। राइट, अब इसको यदि हमें कहा जाए कि इसको हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, तो कैसे लिखेंगे? इसको हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट के बाद इन सभी को लिख दिया,
5348, राइट। अब यहां देखिए डेसिमल के बाद हम कितने अंकों को ले जा रहे हैं, कितने डिजिट ले जा रहे हैं, 4। तो यहां पर आपने कर दिया मल्टीप्लाई इसका, राइट। कहने का मतलब यदि इस संख्या में आप 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो यानी हम इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। और 10,000 जो लिखा हुआ है, 10,000 को आप यदि घात के यानी पावर के रूप में लिखें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये नंबर तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो ये लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर? तो जब किसी संख्या को इस रूप में लिखा जाता है पावर लगा करके, 10 की पावर, ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल में, घातांकी में हमेशा 10 की पावर यूज की जाती है। यहाँ आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कभी 20 की लगा दिया, 25 की चिपका दिया, 5 की रख दिया, जब जैसे मर्जी हुई, ऐसा नहीं, केवल 10 का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 25,348 लिखा हुआ था, उसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। इसी फॉर्मेट को असल में कहते हैं हम घातांकी या एक्सपोनेंशियल। क्लियर? बहुत आसान है ना, बहुत सिंपल है। तो देखिए 10 की पावर 4, जैसे इतनी बड़ी संख्या है 25,348 या लाख में है, करोड़ में, यहां तक तो फ्लोट ही हैंडल कर लेगा। लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या होती है, मतलब जिसमें 17 अंक हैं, 18 अंक हैं, 25 अंक हैं, इतनी बड़ी संख्या, तब हम डबल का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है, क्या कंप्यूटर जब डिस्प्ले करेगा किसी भी संख्या को, कंप्यूटर जब रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा, दर्शाएगा, तो क्या इसी तरह से दिखेगा 10 की पावर 4? नहीं, कंप्यूटर में थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। कंप्यूटर में कैसे दिखेगा, यही संख्या जो पहली वाली संख्या, ये तो सेम एज इट इज इसी तरह दिखेगी, 5348, ऑलराइट। लेकिन यहां पर इनटू 10 टू द पावर 4 है, इसको लिखा जाता है कुछ ऐसे, E4। क्लियर? मतलब ये जो संख्या है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 4। E4 मतलब 10 की पावर 4। क्लियर? अब यहां पर 10 की पावर 4 है, यदि इसी की जगह E4 की जगह का लिख दिया E14, कितना हो गया? पावर 14 हो गया। 45 कर दिया, यानी 45 पावर चली गई, कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम डबल का यूज करके इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में बड़े आसानी से दर्शा सकते हैं, और समझ में भी आ जाती है देख के। क्लियर है? तो इस तरह से ये 4 होते हैं हमारे प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। आई थिंक यदि जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा तो, और आज का भी वीडियो देख लिया, तो आपको ये चारों प्री डिफाइंड डाटा टाइप डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे कि एग्जैक्टली इन चारों का क्या क्या यूज होता है। ऑलराइट, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। अब इन्हीं डाटा टाइप को यूज करके हम अपने शुरुआत के कुछ C++ के प्रोग्राम्स देखेंगे, देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं C++ में, अभी फिलहाल अपने फर्स्ट प्रोग्राम में हम कोई भी डाटा टाइप यूज नहीं करेंगे। जो हमारा पहला प्रोग्राम होने वाला है, इसमें हम सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करने वाले हैं। मैसेज भी क्या होगा, दिस इज C++ प्रोग्रामिंग। इस मैसेज को हमें प्रिंट करना है, राइट। मतलब जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, रन करें, तो हमारे सामने रिजल्ट के रूप में प्रिंट होकर आना चाहिए, दिस इज C++ प्रोग्रामिंग। क्लियर? तो असल में दिस इज C++ प्रोग्रामिंग, ये प्रिंट करने के लिए या किसी भी प्रकार का डाटा जब C++ पे हमें प्रिंट करना होता है तो उसके लिए Cout इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहां पर Cout का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? Cout मतलब होता है कंसोल आउटपुट, कंसोल आउटपुट, राइट। और इसके बाद लगाया जाता है ये कुछ इस तरह का एक ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एक्सर्शन ऑपरेटर, ठीक है। ये एक्सर्शन ऑपरेटर कहलाता है। और इसके बाद आप चूंकि मैसेज प्रिंट करने वाले हैं तो मैसेज को हमेशा डबल कोटेशन, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। तो यहां पर हमने डबल इन्वर्टेड डबल कोट स्टार्ट किया। अब इसके बाद हम रख देंगे अपना मैसेज, जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। हमें प्रिंट करना है दिस इज C++ प्रोग्रामिंग, तो यहां पर लिख दिया हमने दिस इज C++ प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, ये हो गया हमारा मैसेज। मैसेज कंप्लीट, ये हमने इन्वर्टेड बंद किया और इसके बाद लगाया जाता है सेमी कॉलन,
अब ये सेमी कॉलन क्या है? जैसे जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट होने पर क्या लिखते हैं? फुल स्टॉप। हिंदी लिखते हैं तो जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है तो आप लगाते हैं पूर्ण विराम, खड़ी डंडी। ठीक है, तो ये जो हिंदी में पूर्ण विराम होता है, इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, ये असल में क्या दर्शाते हैं? इसको देख करके हम क्या समझते हैं कि यहां से सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है, मतलब सेंटेंस को टर्मिनेट करने का काम करता है। उसी तरह से सी प्लस प्लस भी क्या है? सी प्लस प्लस भी तो एक लैंग्वेज ही है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरह से सी प्लस प्लस भी लैंग्वेज है। बस अंतर यह है कि हिंदी इंग्लिश हम इंसानों की लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस कंप्यूटर की लैंग्वेज, राइट, पर है लैंग्वेज। तो यहां पर सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ये फुल स्टॉप है असल में। क्लियर? इसको कहा जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जो स्टेटमेंट होता है उसको ये समाप्त कर देता है। क्लियर? स्टेटमेंट जहां पर भी सेमीकोलन मिलता है वहां से स्टेटमेंट को समाप्त मान लिया जाता है। ऑलराइट, तो इस तरह से ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। असल में सिर्फ ये एक लाइन ही आपका मैसेज प्रिंट कराने के लिए पर्याप्त है, लेकिन सी प्लस प्लस के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको पालन करना जरूरी होता है, उनको मानना जरूरी होता है। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो यूज करनी पड़ती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आपने सी आउट लगाया है, तो सी आउट ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है। ये मैसेज तो ठीक है, मैसेज तो हमने खुद ही सोचा कि दिस इज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग प्रिंट करेंगे, इसकी जगह चाहते तो कुछ और प्रिंट कर सकते थे, लेकिन सी आउट वर्ड जो है ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये पहले से ही सी प्लस प्लस में उपस्थित है, अवेलेबल है। हमें जरूरत पड़ी, हमें पता चला कि प्रिंट करने के लिए सी आउट का यूज किया जाता है तो हमने यूज कर लिया, लेकिन बिना पूछे यूज करना भी गलत बात है। ठीक है, तो सी आउट अगर हमें यूज करना है अपने प्रोग्राम में तो सी आउट कहाँ रखा हुआ है, किस फाइल के अंदर रखा हुआ है, ये जानकारी होना जरूरी है। और जिस फाइल में भी सी आउट की वर्किंग लिखी है, ठीक है, उस फाइल को अपने प्रोग्राम से कनेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी फाइल को कनेक्ट किए बिना उसके किसी भी डाटा को यूज करते हैं तो वो डाटा आपको मिलेगा भी नहीं, और ये बात भी गलत है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सी आउट को यूज करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम में सी आउट की जो लाइब्रेरी फाइल है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जानना भी जरूरी है कि सी आउट कौन सी लाइब्रेरी फाइल के अंदर है। तो सी आउट असल में होता है iostream.h नाम की लाइब्रेरी फाइल के अंदर, iostream.h, राइट। यानी इस फाइल को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम से। कैसे लिंक करेंगे उसका तरीका ये होता है, हैश लगाएंगे, हैश के बाद लिखेंगे इंक्लूड, हैश इंक्लूड, देन एंगल ब्रेसेस के अंदर हम अपनी लाइब्रेरी फाइल का नाम लिखते हैं iostream.h। ऑलराइट, ये आपकी लाइब्रेरी फाइल इस प्रोग्राम से लिंक हो चुकी है। अब आप इस लाइब्रेरी फाइल से जो चाहें ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको परमिशन मिल गई। अब क्या इसके बाद इंक्लूड करने के बाद सीधे आपको सी आउट लिखना है? नहीं, अभी कुछ फॉर्मेलिटीज और भी शेष हैं। जैसे जब भी हम सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोग्राम में एक मेन नाम का फंक्शन होना बेहद जरूरी है, MAIN। यानी हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम में जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे ऑपरेशंस हमको मेन नाम के फंक्शन के अंदर लिखने होते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि मेन फंक्शन हमें इसलिए बनाना पड़ता है अपने प्रोग्राम में क्योंकि जैसे ही सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि रन करते हैं, तो कंपाइलर सबसे पहले कॉलिंग करता है मेन फंक्शन की, कॉलिंग ऑफ मेन नाम के फंक्शन की कॉलिंग की जाती है। मतलब क्या हुआ इसका? कॉलिंग करने का मतलब यह हुआ कि मेन नाम के फंक्शन को बुलाया जाता है कि आओ काम करो। क्या काम करो? जो मेन के अंदर लिखा हुआ है वो काम करो। क्लियर? हम तो कॉल कर नहीं रहे हैं, कॉल कौन कर रहा है? कंपाइलर। अगर हम कर रहे होते कॉल तो हम बदल देते, मेन की जगह किसी और को कॉल कर लेते, XYZ को कॉल कर लेते, ABC को कॉल कर लेते, हमारे हाथ में था, बदल दिया। लेकिन कंपाइलर के हाथ में है, कंपाइलर कॉल कर रहा है मेन फंक्शन को। और कब कॉल कर रहा है? जब प्रोग्राम
रन किया जाता है। तो अगर हम ये बात जान चुके हैं, अगर हम ये बात जानते हैं कि प्रोग्राम को रन करते ही कंपाइलर मेन नाम के फंक्शन को रन करेगा, और रन करेगा मतलब कॉल करेगा, ठीक है। और कॉल करते ही मेन फंक्शन के अंदर पढ़ना शुरू किया जाएगा, क्या क्या लिखा है वो काम करना है, ठीक है। तो जब मेन फंक्शन की कॉलिंग होगी तो मेन फंक्शन होना भी तो जरूरी है। जैसे कंपाइलर ने कॉल किया मेन, चलो आओ काम करो, तो तुरंत मेन को ढूंढने जाएगा प्रोग्राम में, मेन किधर है, मेन किधर है। पर अगर मेन है ही नहीं तो क्या होगा, प्रोग्राम एरर दे देगा, राइट। तो इसलिए हमें अपने हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन को बनाना जरूरी होता है। C++ में ये हमने बना दिया मेन नाम का फंक्शन, क्लियर। और फंक्शन जब बनता है, डिफाइन किया जाता है, फंक्शन की ये डेफिनेशन लिखी जा रही, मतलब फंक्शन क्या क्या काम करेगा ये हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो मेन लिखने के बाद ये जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, मिडिल ब्रेस, यहां से आपका फंक्शन शुरू हो रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है। और इस डेफिनेशन के अंदर आपको वो सारे स्टेटमेंट लिखने हैं, वो सारे ऑपरेशंस लिखने हैं जो जो आप करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो हम एक ही काम करना चाहते हैं, क्या, दिस इज C++ प्रोग्रामिंग, ये एक मैसेज प्रिंट करना है, तो वो काम इस एक लाइन से हो जाएगा, राइट। तो हमने अपना काम यहां पर लिख दिया और उसके बाद मेन फंक्शन को कर दिया क्लोज, क्लियर। तो यहां से लेकर इस ब्रेसेस, मिडिल ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस से लेकर क्लोजिंग ब्रेस तक ये क्या कहला गई, मेन फंक्शन की डेफिनेशन, या इसी को हम कह सकते हैं मेन फंक्शन की बॉडी, डेफिनेशन या बॉडी ऑफ मेन, क्लियर। अब यहां एक छोटी सी चीज और बची, जब भी कोई फंक्शन बनाया जाता है C++ में, तो होता क्या है, फंक्शन असल में होते क्या है, फंक्शन एक सब प्रोग्राम होते हैं जिन्हें किसी स्पेशल काम को करने के लिए बनाया जाता है। और जब वो फंक्शन अपना काम पूरा करते हैं तो फाइनली एक रिजल्ट, एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो रिटर्न नहीं करते, वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट किस टाइप का हमें मिल रहा है। अगर सिंगल वैल्यू मिल रही है तो रिटर्न किया जा सकता है, अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो रिटर्न पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यदि हम अपने फंक्शन के द्वारा कोई भी वैल्यू रिटर्न करते हैं, अब वो वैल्यू किस टाइप की होगी, जाहिर सी बात है कि वैल्यू है तो किसी न किसी डाटा टाइप की होगी, या तो इंटीजर टाइप की होगी, या कैरेक्टर टाइप की होगी, या फ्लोट होगी, या डबल होगी, किसी न किसी टाइप की वैल्यू होगी जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ऑलराइट। तो जिस टाइप की भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है उस टाइप का नाम हमें यहाँ पे लिखना होता है, कहाँ, फंक्शन के पहले। अगर हमारा फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ हम लिख देंगे int, मतलब मेन से पहले int मेन। कैरेक्टर कर रहा है तो कैरेक्टर मेन, फ्लोट कर रहा है फ्लोट मेन, डबल कर रहा है डबल मेन, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया है कि कोई भी फंक्शन जब हम बनाते हैं तो फंक्शन के, ये फंक्शन का नाम हो गया, फंक्शन के नाम से पहले फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसका रिटर्न टाइप यहाँ पर लिखा जाता है, राइट। और जब हम ऐसे फंक्शन बनाते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम फंक्शन के नाम से पहले, जहां अभी तक हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या डबल लिख रहे थे, यहां पर लिखा जाता है वाइड। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब भी हम ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं जो किसी भी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, उस फंक्शन को क्या डिक्लेयर किया जाता है, वाइड, क्लियर। तो यहां पर मेन के पहले हम चाहें तो इंटीजर भी लगा सकते हैं। अक्सर जो एडवांस कंपाइलर्स हैं जैसे VS कोड वगैरह है, इसमें यदि आप मेन फंक्शन बनाएंगे तो ये इंटीजर यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, यहां पर इंटीजर एक्सेप्ट करता है VS कोड, ठीक है। लेकिन यहां पर यदि आप इंटीजर लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब मेन फंक्शन को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होगी। तो यहां पर फिर हमें एक लाइन और लिखनी होती है, रिटर्न 0। तो आप 0 की बजाय 1 2 3 4 5 5000 10,000 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका असल में फिलहाल इस प्रोग्राम में कोई रोल है नहीं, ठीक है। ये आपको 0 कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट, ना ही कोई काम कर रहा है। तो जब ये कोई काम नहीं कर रहा है, हमें पता है ये बात, तो हम चाहें तो इंटीजर की जगह वाइड भी लगा सकते हैं,
जब यहाँ पर रिटर्न की गई वैल्यू कोई काम नहीं कर रही है, इसका कोई रोल नहीं है, तो हम क्यों एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं? हम चाहें तो इंटीजर की जगह में क्या लगा सकते हैं, यहां पर हम लगा देते हैं वाइड, राइट। अब यहां पर अगर हमने वाइड लगाया तो यहां पर हमें रिटर्न कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी एडवांस कंपाइलर जैसे VS कोड पर काम कर रहे हैं तो VS कोड में आपको मेन से पहले इंटीजर लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप टर्बो सी कंपाइलर पर काम कर रहे हैं तो टर्बो सी आपको दोनों सुविधा देता है कि अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो आप मेन से पहले वाइड लगा दीजिए, रिटर्न कराना है तो इंटीजर भी लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इंटीजर लगाएंगे तो यहां पर आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो टर्बो सी में आप वाइड इंटीजर कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन VS कोड अगर यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू राइट इंटीजर कीवर्ड बिफोर मेन मेथड, मेन फंक्शन, राइट। मेन के पहले आपको इंटीजर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी ये आपका प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट। ये हो गया आपका प्रोग्राम, ठीक है। अब बारी आती है इस प्रोग्राम को रन करने की। तो जैसे प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ये प्रोग्राम आपने लिख दिया, अब बात आती है रन करेंगे, अच्छी बात है, पर रन करेंगे कैसे रन करेंगे? तो हम अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हम टर्बो सी पर काम कर रहे हैं, मतलब हम टर्बो सी कंपाइलर पकड़ के चल रहे हैं कि अगर इस पर टर्बो सी पर हम ये कंपाइलर पर प्रोग्राम बनाते हैं तो टर्बो सी में रन करने के लिए यूज किया जाता है Ctrl+F9। कंट्रोल बटन दबाकर आपको F9 बटन दबानी है। जो ऊपर फंक्शन कीज होती है ना कीबोर्ड में, F1 F2 F3 F4 F12 तक, तो आपको कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करना है। F9 कंट्रोल F9 असल में करता क्या है, ये आपको आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और यदि कोई एरर नहीं है आपके प्रोग्राम में तो तुरंत उसको रन भी कर देगा, राइट। लेकिन यदि एरर है तो ये रन नहीं होगा, वहीं पर रोक दिया जाएगा प्रोग्राम, कंपाइलेशन तो कंपाइल करके रोक देगा प्रोग्राम को और आपके सामने दिखा देगा एक बॉक्स में कि इतनी एरर आपके प्रोग्राम में आ गई, उसको सुधारिए, राइट। तो अभी फिलहाल तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, एक लाइन का तो प्रोग्राम ही है। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, कंट्रोल F9 करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो स्क्रीन है जिस पर प्रोग्राम बना हुआ है, ये ब्लू कलर की स्क्रीन होगी, ये हल्का सा झटका देगी, ब्लिंक होगी। तो ब्लिंक होने का मतलब क्या है असल में, कि ब्लिंक होने का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम रन हो चुका है और इस स्क्रीन के पीछे रिजल्ट आ चुका है। इस स्क्रीन के पीछे मतलब रिजल्ट स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन पर हमारा रिजल्ट दिखाई देता है उसको असल में कहा जाता है यूजर स्क्रीन, ठीक है। तो ब्लिंक होने का मतलब यह है कि यूजर स्क्रीन पर रिजल्ट आ गया है, प्रोग्राम रन हो चुका है, पर यूजर स्क्रीन आपके सामने नहीं आ रही। तो यूजर स्क्रीन को देखने के लिए प्रेस किया जाता है Alt+F5। ये क्या काम करता है, शोज यूजर स्क्रीन। क्लियर? और जैसे यूजर स्क्रीन आपके सामने आएगी तो आप देखेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होगी, वही कलर नेम दिखेगा उसमें, ब्लैक बैकग्राउंड, फोरग्राउंड होगा व्हाइट। तो उसमें आपको लिखा हुआ ये आपका मैसेज मिल जाएगा, दिस इज C++ प्रोग्रामिंग। बना के देखें, बना के देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अभी स्टार्टिंग के कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको टर्बो कंपाइलर पर दिखाऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे VS कोड पर, ठीक है। मैं चाहता हूं आपसे दोनों चीज बननी चाहिए, मजा तभी आएगा ना। ऑल राइट, चलिए तो यहां पर टाइप करते हैं हम अपना प्रोग्राम। सबसे पहले हमने लिखा था #include iostream.h, राइट। देन लिखा था हमने वाइड मेन, और वाइड मेन के अंदर हमने सिर्फ एक लाइन का एक स्टेटमेंट लिख दिया था, cout दिस इज C++ प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, अब इसको रन करना है। तो रन करने के लिए ये हमने कंट्रोल F9 किया, छोटी स्क्रीन कर देता हूं, आई थिंक यहां ज्यादा सही दिखेगा आपको।
अब इसको मैंने रन किया, कंट्रोल F9, देखिएगा ये हल्का सा जर्क लगा, ठीक है, स्क्रीन हल्की सी हिल गई, मतलब प्रोग्राम रन हो चुका है और यूजर स्क्रीन पर रिजल्ट भी आ चुका है। अब उस रिजल्ट को हमें देखना है। तो रिजल्ट देखने का वैसे आप यहां से भी जा सकते हैं, विंडोज में जा करके भी, ये विंडोज में गए, ये देखिए यूजर स्क्रीन लिखा हुआ है, यूजर स्क्रीन, अब उसके सामने लिखा हुआ है Alt F5, राइट, जो मैंने बताया अभी आपको कि यूजर स्क्रीन देखने के लिए हम Alt F5 का भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पर क्लिक करके भी यूजर स्क्रीन ला सकते हैं और चाहे तो Alt F5 करके भी यूजर स्क्रीन ला सकते हैं, लाइक ये Alt F5 किया। अब आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट आपके सामने है, दिस इज C++ प्रोग्रामिंग, क्लियर। तो इस तरह से हम C++ का एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाते हैं। ऑलराइट, तो आई होप ये प्रोग्राम आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और डेफिनेटली मजा भी आया होगा देख के कि हाँ रन तो होता है, काम तो हो रहा है, राइट। सॉरी, ओके, तो इस तरह से सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं हम C++ का। अब आगे कुछ और नए प्रोग्राम के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कल होगा। तो बने रहिए और इसी तरह इजी वे में, इजी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। और आज का ये वीडियो, यदि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, अगर इस लेक्चर से थोड़ा सा भी आपको जानकारी मिली हो कोडिंग C++ के बारे में, तो इसको अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा, इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सीखते रहें घर बैठे C++ प्रोग्रामिंग का। और हाँ, नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। और साथ ही इस चैनल को भी शेयर करिए अपने सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को जो इंटरेस्टेड है प्रोग्रामिंग सीखने में, ओके। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।